चैप्टर 6 हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। याद रखें कि कोई भी कभी भी मृत कुत्ते को लात नहीं मारता। सन 1929 में एक ऐसी घटना घटी जिसने शैक्षिक इलाकों में देश भर में सनसनी फैला दी। पूरे अमेरिका से विद्वान लोग इस घटना को देखने शिकागो आ पहुंचे। कुछ साल पहले रॉबर्ट हटचिंस का नाम सुना हो, युवा जिसने वेटर, ट्यूटर और कपड़ों के सेल्समैन का काम किया था, येल तक पहुंच गया। सिर्फ साल बाद वो अमेरिका की चौथी सबसे अमीर यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 30। पुराने शिक्षाविद अपना सिर खुजा रहे थे। इस बेजोड़ लड़के पर आलोचनाओं की वर्षा होने लगी। वह ऐसा था, वैसा था, बहुत कम उम्र था, अनुभवहीन था, उसके शिक्षा के आइडिया बेकार थे। अखबार भी इस हमले में शामिल हो गए। जिस दिन वह प्रेसिडेंट बना, एक मित्र ने रॉबर्ट मैनर्ड हचिंस के पिता को कहा, मैंने सुबह में अखबार के संपादकीय को आपके बेटे की आलोचना करते देखा। मैं दंग रह गया। हाँ, बुजुर्ग हचिंस ने कहा, यह बहुत कटु था, पर याद रखें, कोई भी कभी भी किसी मृत कुत्ते को लात नहीं मारता। हाँ, और वह कुत्ता जितना महत्वपूर्ण होता है, लोग उसे लात मारने में उतना संतोष पाते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स, जो आगे चलकर एडवर्ड आठ बने, को यह बात अपनी पेट से पता चली। वे उस समय डेवनशायर के डाउथमार्थ कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक कॉलेज जो अन्नापोलिस के नेवल अकेडमी से ताल्लुक़ रखता था। प्रिंस उस समय 14 साल के थे। एक दिन एक नेवल ऑफिसर को वह रोते हुए मिले और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने शुरू में बताने से इनकार किया, पर जल्द ही सच स्वीकार लिया। उन्हें नेवल कैडेट लात मार रहे थे। कॉलेज के कमोडोर ने लड़कों को बुलाया और कहा कि हालांकि प्रिंस ने शिकायत नहीं की थी, पर वह जानना चाहते थे कि प्रिंस को इस बर्ताव के लिए क्यों चुना गया है। काफ़ी पूछने और दबाव डालने के बाद उन कैंडिडेटों ने स्वीकारा कि जब वो खुद किंग की नेवी में कमांडर और कैप्टन बनेंगे तो गर्व से कह सकेंगे कि उन्होंने किंग को लात मारी थी। इसलिए जब आपको लात मारी जाए और आपकी आलोचना की जाए तो याद रखें कि ऐसा अक्सर होता है कि ऐसा करने से लात मारने वाले को महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है। इसका अक्सर मतलब होता है कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं जो सबका ध्यान खींच रहा है। कई लोगों को इस बात में क्रूर संतुष्टि मिलती है कि वे अपने से ज़्यादा सफल और शिक्षित इंसान की आलोचना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं यह अध्याय लिख रहा था, मुझे एक महिला का पत्र मिला जो सैल्वेशन आर्मी के संस्थापक जनरल विलियम बूथ की बुराई कर रही थी। मैंने जनरल बूथ पर एक जोशीला ब्रॉडकास्ट किया था और उस महिला ने लिखा कि जनरल बूथ ने गरीबों की सहायता के लिए इकट्ठा पैसे में से $8 मिलियन चुरा लिए हैं। यह दावा बिल्कुल बेहुदा था, पर यह औरत सच की तलाश में नहीं थी। वह एक गलत भावना से प्रेरित संतुष्टि खोज रही थी जो खुद से ज़्यादा बड़े इंसान को गाली देने से मिलती है। मैंने उसकी कड़वी चिट्ठी कूड़ेदान में डाली और भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी उससे शादी नहीं हुई। उस चिट्ठी ने मुझे जनरल बूथ के बारे में कुछ नहीं बताया, पर उस महिला के बारे में बहुत कुछ बताया। शोपेनहॉर ने कई साल पहले कहा था, असभ्य इंसान महान लोगों की गलतियां और दोष खोजने में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। हम येल के प्रेसिडेंट को एक असभ्य इंसान के रूप में नहीं सोच पाते, लेकिन येल के भूतपूर्व प्रेसिडेंट टिमोथी डवाइड ने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे एक इंसान की आलोचना अभद्र रूप में करने में काफ़ी आनंद लिया था। येल के प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी थी कि अगर ये इंसान प्रेसिडेंट बन गया तो हमारी पत्नियां और बेटियां वेश्यावृत्ति, सीलभंग होने और दूषित होने का शिकार हो सकती हैं। उनकी अस्मिता खो सकती है और वह ईश्वर और आदमी की नफरत का पात्र बन जाएंगी। हिटलर की बुराई जैसा लगता है ना, पर ऐसा नहीं था। यह थॉमस जेफरसन की आलोचना थी। कौन से थॉमस जेफरसन? उस थॉमस जेफरसन की बात तो नहीं हो सकती जिन्होंने आज़ादी की घोषणा लिखी और जो लोकतंत्र के संत थे। हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस अमेरिकन को पाखंडी, धोखेबाज और कातिल जैसा कहा गया? एक अखबार के कार्टून में उसे एक
गिलोटीन पर दिखाया गया, जहां एक चाकू उसकी गर्दन काटने को तैयार था। भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया जब वे सड़क से गुजर रहे थे। कौन थे वह? जॉर्ज वॉशिंगटन। पर यह काफ़ी समय पहले घटा था। शायद इंसान का स्वभाव उस समय से बदला है। देखते हैं, हम एडमिरल पियरी का मामला लेते हैं। वह खोजी इंसान जिसने कुत्तों की गाड़ी पर चढ़कर उत्तरी ध्रुव पहुंचकर दुनिया को 6 अप्रैल 1909 में चकित कर दिया था। एक ऐसा लक्ष्य जिसे शताब्दियों तक बहादुर इंसान प्राप्त करने की सोच रहे थे और जिंदगी गंवा रहे थे। पियरी खुद भी ठंड और भूख से मरने के कगार पर थे। उनके पैरों की 8 उंगलियां इतनी जम गई थीं कि उन्हें काटकर निकालना पड़ा। वो दुर्घटनाओं से इतने परेशान हो गया था कि उसे डर लगा कि वह पागल हो जाएगा। उसके नेवल सीनियर यह देखकर जलकर खाक हुए जा रहे थे कि पियरी को इतनी प्रशंसा मिल रही है, इसलिए उन्होंने उस वैज्ञानिक यात्राओं के लिए पैसे जुटाने के आरोप लगाए और कहा कि वह आर्कटिक में आराम फरमा रहा है। और वे शायद इस पर विश्वास भी कर रहे थे, क्योंकि जिस पर आप विश्वास करना चाहें उस पर विश्वास न करना असंभव हो जाता है। पियरी को शर्मिंदा और तबाह करने का उनका जज्बा इतना हिंसक था कि प्रेसिडेंट मैकिनले का आदेश ही पियरी को आर्कटिक में अपना काम जारी रखने में सक्षम बना सका। क्या पियरी की आलोचना होती अगर वे वॉशिंगटन में नेवी विभाग में डेस्क पर काम कर रहे होते? नहीं, वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होते कि लोगों में जलन पैदा कर सकें। जनरल ग्रांट को एडमिरल पियरी से भी बुरा अनुभव हुआ। सन 1862 में जनरल ग्रांट ने नॉर्थ की पहली विजय हासिल की। एक ऐसी विजय जो एक दोपहर में हासिल की गई और जिसने उन्हें देश का प्रतीक बना दिया। एक ऐसी विजय जिसने यूरोप में भी प्रभाव दिखाए। एक ऐसी विजय जिसके मायने से लेकर मिसिसिपी तक चर्च की घंटियां बजा दी थीं। लेकिन उस विजय हासिल करने के 7 हफ्तों के भीतर ग्रांट नॉर्थ के हीरो को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी आर्मी उनसे छीन ली गई। वो शर्मिंदगी और दुख से रो पड़े। जनरल यूएस ग्रांट को उनकी विजय के शीर्ष पर क्यों गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने सीनियर में जलन और ईर्ष्या पैदा कर दी थी। अगर कभी भी गलत आलोचना हमें परेशान करे तो याद रखें कि गलत आलोचना वास्तव में छुपी हुई प्रशंसा है। याद रहें कि कोई कभी मृत कुत्ते पर लात नहीं मारता है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस लेसन का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।